सभी को। आज के इस वीडियो में अपन कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ एमएसक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एमएसक्यूज हैं ये कई कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनको अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। तो आप नोटबुक और पेन अपने पास रखें। केवल अपना उद्देश्य केवल प्रश्नों को ही हल करना नहीं है, आपको ये तरीका भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। तो स्क्रीन पे आप जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिच्ची। तो इनमें से आप सभी को पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ये एक मैथमेटिशियन थे। 1791 के आसपास इनका जन्म हुआ था और डिफरेंशियल इंजन के कारण इनको ज़्यादा पहचान मिली। इसके अलावा इन्होंने एनालिटिकल इंजन में बनाया है। ये मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब इसमें आंसर तो अपन को पता चल गया, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन आ रहे हैं इनका क्या है, इनको भी एक बार परखेंगे अपन। तो जेम्स गॉसलिंग जो थे ये जावा के इन्वेंटर थे। इन्होंने जावा इजाद की थी और ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के इलेक्टेड मेंबर थे। ठीक है, तो अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि जावा को इन्वेंट किसने किया या जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास में डेनिस रिच्ची। डेनिस रिच्ची जो थे ये इन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज है और ये लो लेवल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। आप असेंबली लैंग्वेज के कोड्स भी जो है सी प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा इनका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बी प्रोग्रामिंग के अंदर योगदान रहा है। ठीक है, फिर आता है अपने पास में जो लास्ट ऑप्शन है अपने पास में, वो है ब्रजने स्ट्राइस्ट्रप। ये इन्होंने सी प्लस प्लस बनाई थी। ठीक है, सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर क्लासेज और उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक क्लास जो होती है वो एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है। अपन जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस को, उस समय मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ये नोट कर लें, जो सी प्लस प्लस है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और क्लास के द्वारा इसमें डेटा को एनकैप्सुलेट किया जाता है, मतलब बांधा जाता है। एक क्लास के अंदर डेटा और उसको एक्सेस करने के लिए जो फंक्शन है उनकी एक यूनिट होती है, उसको क्लास कहते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए जो वेरिएबल बनाया जाएगा, जो एजेंट बनाया जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। ऐसी कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जा सकती है। इसका सही आंसर तो है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली समझी जाती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। अब इसके दूसरे ऑप्शन अपन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है इसका पास्कल,
पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। प्रोसीजरल का मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोसीजर्स के द्वारा प्रोग्राम तैयार किया जाता हो। प्रोसीजर्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उनको प्रोसीजर, फंक्शन, सबरूटीन, मेथड आदि नामों से पुकारा जाता है। तो पास्कल एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इसको निकोलस विर्थ ने डेवलप किया था। मशीन लैंग्वेज का मतलब आप समझ ही गए, 0 और 1 के फॉर्मेट में जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसको मशीन लैंग्वेज कहेंगे। सी लैंग्वेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी के अंदर इसको डेवलप किया था 1970-71 के आसपास में। फिर आती है अपने पास में सी शार्प, डी ऑप्शन पे। इसको बनाया था एंडरसन हेजल्सबर्ग ने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2000 के अंदर। और ये जो शार्प पैकेज था ये डॉट नेट फ्रेमवर्क इंक्लूड की थी, यानी कि एक ऐसा वातावरण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अलग अलग स्टाइल के कंपोनेंट्स और प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज उपलब्ध कराता है, उसको डॉट नेट फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ में एक एसडीके है ये, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को सपोर्ट करता है ये। तो डॉट नेट के साथ में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आई उनका एक पैकेज आया, वो कहलाता है विजुअल स्टूडियो। उसके अंदर आपके सी शार्प है, एफ शार्प है, विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक जो है वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, तीनों को जो है विजुअल बेसिक सपोर्ट करती है। उसके अलावा सी प्लस प्लस, ये जो पैकेज था ये सामूहिक रूप से विजुअल स्टूडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उपलब्ध कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, इनमें से कौन सी यूनिट या इकाई जो है वो कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी होती है। तो बिट का मतलब होता है 0 या 1, यानी बाइनरी का एक डिजिट जो है वो बिट कहलाता है। और बाइनरी में दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। और बाइनरी का मतलब होता है 2, टर्नरी का मतलब होता है 3। ठीक है, डेसिमल का मतलब हुआ 10। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10, यानी कि हेक्सा डेसिमल में कितने अंक होते हैं, 16। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब 8, ऑक्ट का मतलब 8, 8 यानी 0 से लेकर 7 तक अंक होंगे किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। तो बाइनरी का मतलब हुआ 2, तो 2 का मतलब 0 या 1। तो सबसे जो छोटी इकाई हुई वो हुई बिट, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। उसके बाद में आया केबी, केबी का मतलब किलोबाइट, किलोबाइट का मतलब 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, और 4 बिट, यानी कि जो बिट है 0 या 1 का 4 कॉम्बिनेशन, 4 डिजिट जो है वो निबल बनाते हैं। ठीक है, और 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। तो 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट का 1 पेंटाबाइट। इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बिट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format, यानी कि इनमें से वो कौन सी इकाई है
जो यूजर से जो इनपुट प्राप्त होता है, जो डेटा प्राप्त होता है, उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करती है, बदलती है। तो देखो, आपको पता होगा आउटपुट यूनिट जो है वो क्या करती है कि कंप्यूटर का जो डेटा है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट यानी हमारे समझने लायक फॉर्मेट के अंदर बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इनपुट यूनिट। तो जो इनपुट डिवाइसेज है, माउस है, कीबोर्ड है या स्कैनर है, टच स्क्रीन है, जो भी अपन ने पिछले इनपुट आउटपुट वाली सीरीज के अंदर पढ़े थे, तो ये जो इनपुट डिवाइसेज हैं ये क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर, कंप्यूटर समझ सके उसके अंदर बदल देते हैं। फिर आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोरेज, अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये सारी आती है। अपन ने मेमोरी वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के अंदर अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में आता अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करती है? अर्थमेटिक यानी अंगणितीय और तार्किक यानी लॉजिकल कैलकुलेशंस को करती है। यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ये सब लॉजिकल हुए, है ना। और अर्थमेटिक का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सारी चीजें। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझें और नोट भी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है। तो अब कौन सा नहीं है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो पहला ऑप्शन है EDIC, इस नाम का कोई कोड नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये कोई यूरोपियन कोई डिप्लोमा होता है मेडिकल से संबंधित, तो ये तो नहीं है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड अपन देखते हैं, ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन, ए का अमेरिकन, एस का स्टैंडर्ड, सी का कोड, आई का इंफॉर्मेशन और आई का इंटरचेंज। ठीक है, ये 7 बिट और 8 बिट के कोड होते हैं। ठीक है, जिनसे आप किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर समझने वाली बात क्या है। अब ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, अगर ये 7 बिट का कोड है यानी 2 की घात 7, 2 की पावर कितनी है? 7। ठीक है, तो अब ये कितने करेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले कर पाएगा? तो मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको बताया था, बाइनरी कोड और डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इनके बारे में, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे पुट अप कर सकते हैं। तो देखिए, जो कैलकुलेशन जो चलती है उसके हिसाब से पावर है 7, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32, 32 के बाद में 64 और 64 के बाद में 128, यानी कितने प्रकार के करेक्टर रिप्रेजेंट कर देगा ये? 128 प्रकार के करेक्टर रिप्रेजेंट कर देगा। और दूसरा होता है 8 बिट का, यानी कि ये कितना कर देगा? 256 करेक्टर हो जाए। 2 की पावर 8 का मतलब 256 टाइप के करेक्टर्स ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है अपने पास में BCD कोड। BCD कोड का मतलब हुआ बाइनरी कोड डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी कोड डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये बाइट ओरिएंटेड नंबर सिस्टम है। और
इसकी एनकोडिंग जो है वो आप डेसिमल से कर सकते हैं। इनको 8421 कोड भी कहते हैं, ठीक है। और 0 से लेकर 9 तक की ये कोडिंग रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। यानी पहला जो बीसीडी कोड है वो होगा 4 बिट का कोड होता है, नोट कर लो, ये बीसीडी कोड 4 बिट का होता है, यानी इसके हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगते हैं। तो जैसे पहला है 0, तो बीसीडी में 0 की वैल्यू क्या होगी, 4 बार 0, 0 0 0 0। ऐसे ही नेक्स्ट हुआ 1, तो 1 बीसीडी में कैसे लिखेंगे, 0 0 0 और लास्ट में 1, ठीक है। इसी तरीके से अपन 9 तक जो बाइनरी है वो अपन इसमें बीसीडी के अंदर काम में ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में ईबीसीडी आईसी कोड। ईबीसीडी आईसी कोड क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ये आईबीएम द्वारा डेवलप किया गया था और ये 8 बिट के बाइनरी कोड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कितने करेक्टर रिप्रेजेंट कर देगा ये, 256, 2 की पावर 8, ठीक है। और बाइनरी सॉरी आईबीएम के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इसको सबसे पहले काम में लिया गया था। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर है कि इन तीनों को छोड़कर जो ए ऑप्शन है वो है गलत, ठीक है। इस नाम का कोई कोड नहीं होता है। अब नेक्स्ट आ गया अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोसेसर का पार्ट है जो कंप्यूटर के सभी आवश्यक कार्यों को करने के लिए जरूरी है। तो देखिए, ऑप्शन ए कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। दूसरा रजिस्टर, ये क्या करेगा, टेम्परेरी डेटा स्टोर करेगा। कैश मेमोरी प्रोसेसर की मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है, मेमोरी यूनिट में मैंने इनके बारे में बताया है आपको, ठीक है। तो ये भी नेसेसरी, नेसेसरी क्या है, डेटा पाथ्स, यानी जिसको बस भी कहते हैं। 3 तरीके की बस होती है, कंट्रोल बस, डेटा बस और इंस्ट्रक्शन बस, ठीक है। बेसिकली ये वायर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं जिनके द्वारा डेटा ट्रेवल करता है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर के बीच में। तो ये एक नेसेसरी पार्ट होता है प्रोसेसर का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ईबीसीडी आईसी। ईबीसीडी आईसी कोड जो है वो इनमें से किसके अंदर काम में आते हैं। तो देखिए, ये जो कोड थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईबीएम द्वारा डेवलप किए गए थे और बेसिकली ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर काम में लेने के लिए डेवलप हुए थे। 8 बिट के फास्ट प्रोसेसिंग हो, और जो वर्ड है प्रोसेसिंग का, वर्ड का मतलब है 8 बिट, ठीक है। 8 बिट का एक वर्ड होता है, बाइट भी होता है, लेकिन इसकी एक सिनोनिम वर्ड भी है, ठीक है। तो मशीन कोड काम में आते नहीं है, मशीन एबीसीडी कोड मशीन कोड नहीं होते हैं, प्रोग्रामिंग में काम नहीं आते हैं। ये किस में आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ये काम में लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, ये तो क्लियर है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डर अमंग द कैरेक्टर्स यूज बाय द कंप्यूटर। इनमें से कौन जो है वो ये निश्चित करता है असाइनिंग ऑर्डर को कैरेक्टर्स के, जो कंप्यूटर के अंदर काम में लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, एक्यूमुलेशन, सॉर्टिंग, कलेक्टिंग,
और यूनिकोड। तो देखिए, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उससे आपको क्लियर हो रहा होगा, जो कोलेटिंग सीक्वेंस है यह किसी कैरेक्टर के पॉइंट्स को डिफाइन करने के काम में आता है। तो इसका सही आंसर तो सी है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यूनिकोड एक जो है मल्टी लैंग्वेज सपोर्टिंग मल्टी लैंग्वेज कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोड है। जैसे अपन ने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड देखे, बीसीडी कोड अभी पीछे देखे थे, उसी तरीके से ये कोड है। और ये 16 बिट का होता है मिनिमम, और डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स को ये, जैसे चाइनीज है, हिंदी है, ऐसे कोड्स को, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज ए सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म विल बी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड ऑफलाइन mass storage media अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टोरेज है जो कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करके, ऑनलाइन या ऑफलाइन करके, जैसी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से काम करे। तो अपन ने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर पढ़े हैं सभी चीज़ों को। एक बार वापस जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मैग्नेटिक स्टोरेज यानी कि वो स्टोरेज जिनके अंदर मेटल ऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड को कोटिंग करके और स्टोर किया जाता हो, जैसे फ्लोपी है, हार्ड डिस्क है, एचडीडी है ना, एस सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये सारे मैग्नेटिक में आते हैं। और कंप्यूटर की ब्रॉडली जो कैटेगरी होती है मेमोरी की, वो दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रैम रोम आती है ना, जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीजें आती है ना। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम को काम में लेकर या मैग्नेटो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल चीजों को काम में लेकर बनाई जाती है। वर्चुअल मेमोरी एक आभासी मेमोरी होती है ना, जो फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन हम हार्ड डिस्क के पार्ट को यानी सेकेंडरी स्टोरेज को सॉफ्टवेयर्स के द्वारा इस तरीके से काम में लेते हैं कि वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम में आ जाए, ठीक है। तो ये तीन तो इसका प्रकार हुआ। अब अपने पास में आती है लास्ट, जो डी ऑप्शन है अपना, टर्शियरी मेमोरी। ये भी एक मेमोरी का टाइप है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भी आती है ये। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि हमें लॉन्ग टाइम पे अगर डेटा को प्रिजर्व करके रखना हो, सेव करके रखना हो, और वो ऐसा डेटा हो जो हमारा रोजमर्रा के कार्यों के अंदर हमारे उपयोग में नहीं आता हो, कभी कभी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए वो डेटा काम में आता हो, तो उसको हम इस कैटेगरी में भी रखते हैं। इस तरीके के स्टोरेज को अपन इस कैटेगरी के अंदर भी रखते हैं। और इसके अंदर फ्लोपीज, ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क में आ गई आपके सीडी डीवीडी, है ना, ब्लू रे डिस्क, ये सारी चीजें आ गई। और वॉर्म मेमोरीज आती हैं। वॉर्म का मतलब राइट वन रीड मैनी, जैसे सीडी में करते हैं, तो ये सारी चीजें इसी में आती है। तो ऑफलाइन मास स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, मीडियम के अंदर, अपन ये डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट आ गया अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ए कंप्यूटर मेक्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द for the transfer of data from a disk system to the primary storage, है ना। यानी कि
जब एक कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट करता है कि जो डेटा है उसको आप सेकेंडरी स्टोरेज या डिस्क सिस्टम से प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम के अंदर भेजें एंड इंस्टेंस द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, है ना, और वो ऑपरेशन जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, है ना, इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसमें है डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम, ड्राइव यूटिलाइजेशन टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम और डिस्क अराइवल टाइम। अब अपन इनको देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। तो इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम। डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम का मतलब हुआ कि कोई भी जो हमारा स्टोरेज मीडियम है उसको उससे अपन डेटा कितनी जल्दी एक्सेस कर पाए और कितने परसेंटेज टाइम रेशियो के अंदर जो है हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, वो यूटिलाइजेशन के अंदर आया। यही ड्राइव यूटिलाइजेशन की बात है। अब बात आती है अपने पास में डिस्क एक्सेस टाइम की। ठीक है, जब रिक्वेस्ट जनरेट होती है और रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद में हम डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर हेड को मूव करके और डेटा को प्राप्त कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो वो एक्सेस टाइम हुआ। ठीक है, अब आता है अपने पास में डिस्क अराइवल टाइम। ठीक है, तो जब कंप्यूटर किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है और डेटा जो है डिस्क से प्राइमरी मेमोरी के अंदर ट्रांसफर होता है, इसके बीच का जो इंटरवल है, जो गैप है, जो टाइम है, उसी को क्या कहते हैं? डिस्क अराइवल टाइम। तो ये हो गया आपका सही आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू ए डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोर इन कंप्यूटर्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, अपन ने इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर इसको पढ़ा था। इमेज स्कैनर्स इमेज को स्कैन करने के काम में आते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये भी एक स्कैनर का टाइप है और बैंकिंग के अंदर ये चेक वगैरह को रीड करने के काम आता है। इमेज स्कैनर कह दो, ऑप्शन ए कह दो या डी स्कैनर्स कह दो, ये दोनों तीनों चीजें एक जैसी है। जो डिजिटलाइजर है वो जो है मैप्स पिक्चर और ड्राइंग को जो है वो डिजिटली फॉर्म में स्टोर करने के लिए काम में आता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले वीडियो को आप आराम से पढ़ें, नोट करें, उनमें ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउ इंडिविजुअल्स टू यूज द पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इससे तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा, स्प्रेडशीट जो है, जो आप एक्सेल काम में लेते हैं या गूगल शीट काम में लेते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए जो 2D मैट्रिक्स है वो उपलब्ध कराती है। आप टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। एनिमेशन पैकेज एनिमेशन के लिए काम आएगा। ग्राफिक्स जैसे फोटोशॉप है, पेंट है, ये सारे पैकेज जो हैं, माया 3D स्टूडियो, ये सब ग्राफिक्स के अंदर आएंगे, एनिमेशन के अंदर और ग्राफिक्स के अंदर। फिर आता है पर्सनल असिस्टेंसी पैकेज, ये जो है ये ऑप्शन सही है। और पर्सनल इंफॉर्मेशंस को आप स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। इजी सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा नया सा है, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए शामिल कर लिया था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन ए यूजर ओपन एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से क्या बनता है जब कोई यूजर अपना एक अकाउंट ओपन करता है कंप्यूटर के अंदर? तो इसमें जो ज़्यादातर टर्म्स है वो नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड है। इसका सही आंसर तो सब डायरेक्टरी है। ये क्वेश्चन जो है लाइनेक्स सिस्टम से इंस्पायर है, जिसमें क्लियर कट रूट डायरेक्टरी होती है और उसके बाद में जो भी यूज़र ऐड होता है तो उसकी एक अलग से होम डायरेक्टरी बनती है, रूट के अंदर ट्री स्ट्रक्चर के अंदर बनती है।
तो इसका सही आंसर सी है। लेकिन जो और टर्म्स हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। तो पहला है SFD। SFD का मतलब है स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर। ठीक है, ये इथरनेट के अंदर काम में आता है, जो फ्रेम्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए बिट लेवल पे काम में लिया जाता है ना। और जो प्रिम्बल है, जो पैकेट्स मूव होते हैं, उसके अंदर ये 56 बिट का पैटर्न बनाता है, 0 और 1 का। और जो है उससे डेटा जो है सिंक्रोनाइज किए जाते हैं क्लॉक के साथ में। क्लॉक एक स्पेशल सिग्नल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में MFD। MFD का मतलब है मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। जैसे प्रिंटर है, वो फैक्स भी कर सकता है, स्कैन भी कर सकता है और प्रिंट भी कर सकता है। तो इस तरीके के डिवाइसेज होते हैं। डी जो है RFD। RFD का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर डिस्कशन। एक तरीके से टेक्स्ट मैसेंजर का काम करने के लिए, ब्लॉगिंग, ईमेल आदि के लिए ये काम में आती है एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ अपने पास में सी, सब डायरेक्टरीज। अब अपन नेक्स्ट पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मेक द बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, है ना। यूजर एनवायरनमेंट, बैच एनवायरनमेंट, टाइम शेयरिंग और मैसेज पासिंग। ये इसके ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है यूजर एनवायरनमेंट। यूजर एनवायरनमेंट का मतलब एक इंटरफेस जो यूजर्स के इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन कर सके। मशीन और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए वो एक मीडियम या इंटरफेस उपलब्ध करा सके। बैच प्रोसेसिंग अपन ने ये प्रोसेसर्स के अंदर पढ़ा था, पिछले किसी ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ा है अपन ने इसको, शायद सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर पढ़ा। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ उसी के अंदर पढ़ा है। यानी सीक्वेंस के अंदर एक के बाद एक टास्क को एग्जीक्यूट करने वाला एनवायरनमेंट हुआ। फिर आता है टाइम शेयरिंग। ये एक टेक्निक है। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर प्रोसेसर्स को टाइम स्लाइस दी जाती है हर प्रोसेस के लिए। जब प्रोग्राम जो है रनिंग कंडीशन में होता है, एग्जीक्यूशन उसका चालू होता है, तो उसको प्रोसेस कहते हैं। तो हर प्रोसेस को जो है एक टाइम स्लाइस दे देते हैं, एक स्लॉट दे देते हैं, उतने टाइम तक वो जो है कम्युनिकेट करता है, एक्सेस करता है सीपीयू को। तो इसका सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये हुआ सी। चौथा है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर काम में आता है। जब दो प्रोसेस आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, तो वो मैसेज पासिंग के थ्रू करती हैं। ये सारी चीज़ें अपन जब सेपरेटली ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। सही आंसर जो है इसका वो हुआ टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्निक, ठीक है, इन द इन विच डंप टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि एक डंप टर्मिनल जो है जिसके पास में अपनी कोई स्टोरेज नहीं है ना, या प्रोसेसिंग पावर नहीं है, तो वो जो है वो किसी सेंट्रल कंप्यूटर जिससे सारे डंप टर्मिनल जुड़े हुए हैं उसको एक्सेस कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई है। तो इसका भी आंसर टाइम शेयरिंग ही हुआ। हर एक डंप टर्मिनल जो है वो एक टाइम स्लाइस में जो सेंट्रल कंप्यूटर को एक्सेस करेगा और अपने जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको एग्जीक्यूट करके अपना काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। यानी कि इनमें से कौन सी सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने या लॉगिन करने के काम में आती है। ऑप्शन से आप फेमिलियर होंगे। पहला जो ऑप्शन है ईमेल
इससे तो आप कोई लॉगिन कर नहीं सकते। आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज या अटैचमेंट करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी दूसरे से, तो इससे तो लॉगिन हो नहीं सकते, तो ये आंसर हुआ नहीं। दूसरा आता है यूजनेट। यूजनेट जो है वो यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल को काम में लेकर डायलेक्ट नेटवर्किंग को काम में लेके एक डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं जो 1980 के आसपास चालू हुए थे। इनको चालू करने वाले जो थे वो स्टूडेंट्स थे, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है टेलनेट। टेलनेट जो है ये सिस्टम है जो अपन को फैसिलिटी उपलब्ध कराता है इंटरनेट के ऊपर किसी दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करके लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ सी, टेलनेट। डी है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है वो फाइल को ट्रांसफर करने के काम में आता है। प्रोटोकॉल्स के अंदर अपन सभी प्रोटोकॉल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने आपके सामने जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो क्वेश्चन रखे हैं, और भी आगे भी मैं एमएसक्यू देता रहूँगा। आपको नोट ये करना है कि जो टर्म्स मैंने बीच में आपको डिफाइन किए हैं इनको आप नोट कर लें, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस तरीके से हर एक ऑप्शन का आपको रिलेटेड जो है टर्म या डेफिनेशन वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर से जय कुमार इंडिया 01 सर्च करके और वहाँ पर जो ऐप है जे कंप्यूटर प्रिपरेशन उसको डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो है फ्री मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी। पूरा कंप्लीटली फ्री है, मेरी हर चीज़ें आप आराम से उसको एक्सेस करें। वीडियो फिर लंबा हो गया इसलिए इसको यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ।